हाँ जी मैम शैली मैं जी किसी बिल्कुल। कारण से अगर नहीं ले पाता तो शायद 9 वाले बैच में नहीं आता आपका लिंक। मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात, किसने बोला? पहले तो अपना नाम बता दो। मैम श्रीनिवास। हाँ जी श्रीनिवास जी बताइए क्या हो गया। मैम मैं किसी कारण से, जैसे मेरा फिजिक्स का क्लास रहता है तो मैं 8:15 में पढ़ के ही आता हूँ, तो उस समय मैं आपका क्लास नहीं ले पाता, तो साढ़े 9 वाले बैच में आपका लिंक नहीं आता है। 9:30 पे लिंक नहीं आता है? कौन से बैच में हो तुम? G14। नहीं G14 का तो आता है, मैं खुद ही मतलब मैं तो नहीं भेजती बट वो तो आता ही है आपको। मैम आता है। फिर नहीं आता है। कोई नहीं श्रीनिवास जी, आज अभी आएगा तो मुझे अब बताना कि आया या नहीं आया, ठीक है। चलो जी अब हम पहले रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि आपके लेट लतीफ लोग हैं जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी शैली जी बिल्कुल पूछिए, मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था पूछिए जी पूछिए जी। ठीक है, क्या है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? सबसे पहले तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RQ। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात इसकी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ, मतलब क्या हुआ इस बात का? डीकार्बोक्सिलेशन। मेरे एंड से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है एंड इन पर किससे लिखते ये ये पेन टैब है, ये रहा मेरा पेन, इसके साथ आता है, मैं जो जो यहाँ पे लिखती जाती हूँ वो यहाँ पे ड्रॉ करता रहता है। ठीक है, नेटवर्क एरर का जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे। बट इन केस अगर क्लास लॉस हो जाती है ना, फिर आप 2 मिनट का वेट करिए, फिर आप क्या बोलते हैं 2 मिनट का वेट करने के बाद मतलब जाएगा कोई नहीं, ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि नेटवर्क एरर है, बट वैसे मेरे एंड से मुझे एकदम ठीक ठाक दिख रहा है, नेटवर्क में कुछ मैम नहीं है प्रॉब्लम। पक्का प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? नो यस मैम। मैम। चलो जी क्लियर है तो फिर तो क्यों ही चेंज करना नेटवर्क, बिकॉज हमने अपना नेटवर्क सही करवा लिया है, ठीक है। वो स्क्रीन मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है बच्चा जी। चलो जी ओके जो कि चलो 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 क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों ने ये सारा का सारा जो है ना पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। अच्छा एक बात बताओ, रेस्पायरेशन का मतलब क्या था? हमने रेस्पायरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कोई नहीं बोलेगा अब, क्योंकि आपको मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। रेस्पायरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही जी गौरी जी, गौरी जी आधा क्यों बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बोली हो आप। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड रेस्पायरेशन नाउ। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या कि जो हमारा फूड होगा, फूड जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ मिलके फिर हमको क्या है, आपकी एनर्जी को दे रहा होगा, और साथ में जो उसके बाकी प्रोडक्ट्स निकालने होंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और वाटर की फॉर्म में निकालता है, वो भी वो निकाल रहा होगा। यही पढ़ा था हमने आज तक, अभी तक वही चीज यस आज मैम। की इस क्लास का मेन वो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है ये? इसके कहने का मतलब है, अच्छा आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ में आता है ना सबको? यस मैम। ओके जी, तो ये रहा होता है हमारा न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, राइट। यस मैम। चलिए जी अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया है, फिर से आप देख लीजिए कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है बच्चा। बस क्या बोलते हैं जो बात मैं बोल रही हूँ वो 2 से 3 बार अभी रिपीट होगा, ठीक है। देखो जी पहला मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं है, कोई भी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंबाइन नहीं करेगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है बच्चा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके हम फूड बना रहे थे, राइट, ग्लूकोज बना रहे थे। अभी जस्ट हम लोगों ने कौन सा एक वो भी पढ़ा ना, कौन सा एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हमको कैल्विन साइकिल कितने बार रन करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था। तो वही चीज आप यहाँ पे भी देखोगे। हाँ जी ठीक है, 6 टाइम, बिल्कुल सही कहा था। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में कहानी इज उल्टी, यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है बच्चा जी? इसका मतलब है लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब है इसका? लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ, या यूटिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन लिख देते हैं, टू यूटिलाइज करना पड़ेगा वरना मुझे, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कह सकते हो आप इसको शुद्ध भाषा में। अब देखो जी ये क्या है, ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमारे ग्लूकोज का क्या है, 1 है। 1 है मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, क्या कहानी बोलोगे आप? क्यों शैली जी, क्या बोलेंगे आप जब आप क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से RQ को निकालेंगे? ऐसा सन्नाटा पड़ गया क्लास में जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया।
Ma'am, same amount of CO2 and O2 are given and taken off. बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही बोली, बस थोड़ा इंग्लिश में बोली, मैं चाहती थी हिंदी में बोलती, बाकी बच्चों को भी समझ में आती। यहाँ पे इन्होंने ये बोला आपसे कि जितना हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला है, मतलब अगर हमारे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकली है बच्चा जी, तो 6 ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमने यूटिलाइज किया है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, तो 6 ही ऑक्सीजन हमारी यूटिलाइज हुई है। समझ में आया? ठीक है, इसको एक और हिंदी लैंग्वेज में अगर बोले तो क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे? सेम रहेगी। इससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है इसकी? No, ma'am. चलो जी, क्रिस्टल क्लियर। तो हम इसको करते हैं इरेज। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ बिकॉज सारे के सारे मुझे एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे। दूसरा आता है फैट्स। फैट्स का आंसर आया है 0.7। सो व्हाट डू यू थिंक बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? शौर्य जी आप बताइए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। बिल्कुल सही बोले, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा। सपोज करने के लिए मान सकते हैं हम कि 6 स्लाइड होगा। कर रही हो? क्या? सॉरी मैम। सौम्या जी क्या बोला आपने? मैम सॉरी, वो गलती से माइक ऑन हो गया। ओके, मुझे पता नहीं क्या सुनाई पड़ा कि मैंने क्या कर रही हूँ। ऐसे डराओ मत यार भाई। चलो, इसका मतलब है कि फैट्स में क्या कहानी चल रही होगी कि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा रहा होगा और न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर। ठीक है, ये हमारा छोटा होगा, यही मतलब है। फैट्स की कहानी में आपका 0.7 रहेगा, मतलब कि कम रहेगा 1 से हमेशा ही। बट प्रोटीन के केस में वो क्या हो जाएगा बच्चा जी? वो थोड़ा सा फैट से ज्यादा होगा। ऑल्दो इन दोनों की कहानी लगभग लगभग सेम है। इसको आप ये मान सकते हो कि 5.5 लिख लेते हैं हम प्रोटीन के लिए। कर सकते हो ना ये? क्यों 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 कर सकते हैं हम ये काम? नहीं। Yes, ma'am. खाना पीना खाना पीना खा के नहीं बैठे होगे तुम लोग? No, ma'am. खा लिया करो भाई। चलो, फिर आता है हमारा लास्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये आता है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट इसलिए क्योंकि इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन है ना, वो 4 गुना होगा हमेशा जितना हम ऑक्सीजन करें। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होगा वो हमारा 4 गुना होगा जितना हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑक्सीजन का। कहने का मतलब ये कि अगर हमारी सपोज कर लो 16 जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहेंगे? 4। बिल्कुल सही बोले जी श्रीनिवास जी, एकदम पट से 4। ठीक है, क्यों हमने जब इसको काटा तो हमको आंसर मिला 4। कोई डाउट इसमें? मेरे अकॉर्डिंग नहीं कोई डाउट है। लास्ट आ जाता है मैलिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, मैलिक ये एसिड की डिनोमिनेटर से थोड़ा सा बड़ा होगा। हाँ जी, मतलब कि ये 7 और ये 6। कितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? 7 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और 6 कार्बन ऑक्सीजन हमारा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है जी? यस याद रहेगा या इसके आगे छोटू छोटू सा मैं लिख दूं? वैसे याद रहेगा। याद रहेगा। याद रहेगा। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात है। ये अगर समझ में आ गया तो ये अगली 3 स्लाइड आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग मारने की देर है। देखो जी, क्या कह रहा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमसे? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब क्या है? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकला, लिबरेट हुआ या रिलीज हुआ, जो वर्ड आपको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, आप वो यूज करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैम ने एकदम फाई इंग्लिश वर्ड यूज किया तो आप भी वही, सिर्फ आपका डेफिनेशन करेक्ट होती है, नथिंग एल्स। दूसरा है कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होना या यूटिलाइज होना, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, चलो जी, आगे कहानी क्या है वही हमने लिख दी है कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं या रेस्पिरेटरी रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कहानी है हमारी कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे? सबस्ट्रेट पे। अभी जस्ट मैंने जो आपको चीजें बताई बच्चा जी, ये सारी की सारी क्या है? ग्लूकोज, फैट्स और प्रोटीन, ऑक्सैलो एसिड, मैलिक एसिड है बच्चा, ये हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। पता है ना आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? यस मैम। बहुत से मैं 10 बार बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, जिसका रेस्पिरेशन हो रहा होता है या जिसकी हेल्प से रेस्पिरेशन हो रहा होता है उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। सबसे पॉपुलरली कौन सा यूज होता है हमारा? मोस्ट पॉपुलरली हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा होता है?
मैम आई थिंक ऑक्सीजन। प्रोटीन। हाय कार्बोहाइड्रेट। सॉरी हाँ, कार्बोहाइड्रेट बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज। तुम लोग मुझे ना किसी अटैक वटैक मत दे देना, कसम से बता रही हूँ, ऐसे ऐसे मैम आंसर लास्ट दोगे। 2 डे से नहीं ले पाए, ग्लूकोज। हो रहा है। श्रीनिवास जी तो वीडियो क्यों नहीं देख के आते हो भाई? मैंने तो आज वीडियो ग्रुप में डाल दी है सारे सब्जेक्ट्स की, मतलब सारे क्लासेस की। मैम आज वाइवा था इसलिए नहीं दिख पाया। ओके, कैसा हुआ भाई आपका? मैम अच्छा गया। मैम इसको डायरेक्ट ग्लूकोज लिख सकते हैं ना? हाँ जी, डायरेक्ट ग्लूकोज भी लिख सकते हो आप, बट कार्बोहाइड्रेट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने आपको तब बताया भी था कि ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल शुगर कहते हैं, याद है? थोड़ा थोड़ा अब याद आ रहा होगा शायद। यस मैम। चलो जी, है कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1। अभी पढ़ के हटे हो आप, ठीक है, कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकल रहा है और जितना हमारा कंज्यूम हो रहा है वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। फिर क्या है, फैट्स, फैट का यूनिवर्सल हमेशा शुगर। लेस देन 1 होगा। कितना पढ़ा आपने अभी इसको, फैट्स वाले को? यस मैम। मैम कितना था? 0.7। बिल्कुल सही। कौन है ये? RE रीमा, रितु। ओके जी, तुम्हारा नाम रितु है या ऋतु है? मैम पॉइंट। ऋतु। रिलीज और यूटिलाइज दोनों सेम होंगे। हाँ जी, और यहाँ पे हमारा क्या कहानी चल रहा है, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी 0.9। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही हमारे लेस देन 1 है, बोथ आर लेस देन 1। बट क्या है, फैट्स का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और कम होता है, और इसका क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। चलो जी, ये भी हमने सेम कहानी लिखी है, बट आपको जो याद करने वाला है, चलो जी नेक्स्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का वही बात जो भी आपने पढ़ी, कि ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा सबस्ट्रेट यूटिलाइज हुआ है। फिर कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है 1, क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो इवॉल्व भी होती है, इवॉल्व फॉर है CO2 के लिए, और कंज्यूम वर्ड है हमारा ऑक्सीजन के लिए। नहीं जी चारू जी चलो, फिर ये रहा उसका रिएक्शन जो आप हमेशा से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, और मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा ऐसा क्लास का नहीं है जो ये सिंपल सी जो आपकी डेफिनेशन रिएक्शन है, इतना भी लिखोगे ना, ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो हमको क्या 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगी, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देगी, प्लस हमको एनर्जी देगी। ठीक है, इतना भी लिख के आ जाओगे, ग्लूकोज पूरा भी नहीं लिखना चाहोगे तब भी चल जाएगा आपको, बस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये आपको बैलेंस दिखाना है, तभी आप हल्का सा कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो, राइट? कितने बच्चे दिखा के आएंगे क्लास में? सोएब जी क्या हो रहा है आपके नेटवर्क के साथ, बार बार आ जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फैट्स के लिए, करना इज इम्पोर्टेंट। ब्रेक हो रही है। बाकी किसी के केस में तो ब्रेक नहीं हो रहा है ना? नो मैम, मेरे- नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं। ओके जी, चलो जी, शुक्र है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चा जी, नेक्स्ट है हमारा कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फैट का, ये किसमें आएगा? मरियम जी बच्चा जी, आपका और शोएब जी का ही थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अगर प्रॉब्लम होता ना तो क्लास में इस टाइम 30 से ऊपर स्ट्रेंथ है बच्चा हमारी, ठीक है, तो सबके एंड से हो रहा होता। चलो, ये आपका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी NCERT में मेंशन्ड है, और आपको पता है हमारे सारे नोट्स कैसे हैं, NCERT बेस्ड ही हैं, वहीं की एक एक लाइन प्रेजेंट है। देखो जी, ये रहा आपका फैटी एसिड का। गुड इवनिंग जी डोरेमोन जी। ये रहा हमारा 145 ऑक्सीजन को यूज किया है हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज निकाली है हमारी, ये हमने यूटिलाइज की है, ये आपने क्या की है, रिलीज की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकला, हमने फैट्स का पहले ही पढ़ लिया था 0.7। चलिए जी, अब आ जाता है एक लास्ट वाला पॉइंट हमारा, उसके बाद हम सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे, बिकॉज क्लास में उसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। देखो जी, एम्फीबोलिक पाथवे की क्या कहानी है। अच्छा, आपको ना अभी जब क्लास एंड होगी ना, मैं एक बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस का DPP सेंड करूंगी, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, उनके लिए नहीं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर किया है, मतलब वो भी एक बार देख लेंगे तो रिवाइज ही हो जाएगा। बहुत ही अच्छी एक मैम ने DPP बनाई है, तो आप एक बार फोटोसिंथेसिस की उस पीपी को एटलीस्ट देख लेना क्लास, मतलब कंटेस्ट देने से पहले। चलो जी, आ जाता है हमारा एम्फीबोलिक पाथवे। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको क्या है पढ़ा दिया है, किस बेसिस पे, कि हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या कर रहा है बच्चा जी, वो हमारा हमको क्या दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ATP बना रहा है। एट लास्ट में जाके हमको क्या 38 ATP उसने दिए थे,
ठीक है। बट यहाँ पे एम्फीबॉलिक पाथवे में आ जाता है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब ये है कि जो हमारा प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, प्रीकर्सर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, रिएक्टेंट। ठीक है। हाँ ठीक है। मैम पानी पी लीजिए प्लीज। पानी बहुत बड़ा बंद रखा हुआ है, कोई नहीं, ठीक है। अभी सबके कैसे वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? एक तो ये ऑनलाइन क्लासेस का ना वॉइस ब्रेक का बहुत नाटक है। कुछ बच्चे कहते हैं वॉइस ब्रेक है, कुछ कहते हैं नहीं है। अभी मैं नहीं है लेके चल रही हूँ, बिकॉज मेरी स्क्रीन, दोनों स्क्रीन बिल्कुल सही चल रही है। हाँ जी डोरेमोन जी बिल्कुल पीते हैं। देखो जी, प्रीकर्सर का मतलब क्या है, जो हम लोग रिएक्टेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर किस पे पढ़ा, ग्लूकोज के बेसिस पे पढ़ लिया, ठीक है। बट अब यहाँ पे आके एम्फीबॉलिक पाथवे में आपको आके पता चल रहा है कि सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं है, उसके अलावा भी हमारे सबस्ट्रेट है। कौन कौन से? अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन, उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। किसके लिए? इस पायरुविक एसिड को गेन करने के लिए। कहने का मतलब क्या, कि अगर जैसे आप पढ़ोगे ना, कार्बोहाइड्रेट्स का हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज, राइट, ऐसे ही सीखो। तो प्रोटीन्स के कौन, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसी तरीके से फैट्स के भी होते हैं, बट फैट्स का जो होता है ना, सबसे लेट लतीफ होता है। आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है, सबसे लेट लतीफ वाला, बहुत स्लो इसका प्रोसेस होता है। बट सबसे लास्ट में जो यूटिलाइज होता है वो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। चलो जी, ओके जी। और मेन इसकी जो ये कहानी थी ना, जो मैं आपको बताना भूल गई, वो ये था कि ये जो प्रोटीन वाला कहानी होती है ना, वो कौन किस पे मोस्टली अप्लाई होती है, जो बंदा ज्यादा जिम करते हैं, जो प्रोटीन डाइट लेते हैं मोस्टली। आपको पता है ना वो क्या बोलते हैं, बॉयज लोग वो पीते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन शेक। यस मैम, प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक करके ही आता है ना कुछ, प्रोटीन शेक आता है जो काले से डब्बे में आता है, उसको पीते हैं। अब खुद से सोचो, जब कार्बोहाइड्रेट बंदे के अंदर नहीं जा रहा है तो ग्लूकोज उसके पास नहीं बनेगा। तो प्रोटीन अगर जा रहा है तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड ही ब्रेक करके हमारी पायरुविक एसिड बनाएगी, ठीक है जी। वही कहानी हमारे फैट्स के साथ भी होती है, जो लोग ज्यादा ये पिज्जा बर्गर वाले होते हैं उनके केस में। वरना जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके में यूजुअली ग्लूकोज रहता है। बाकी अगर वो कुछ ब्रेकअप जैसा कुछ हो जाए उनका, या उन्होंने किसी के लिए मनोकामना मांगी हो कि हाँ भाई, तो मैं भगवान जी आपके 9 व्रत रखूंगा पूरे, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, तब हमारा फैट जो है वो क्या बोलते हैं, टूटना स्टार्ट होता है, और सबसे लास्ट में प्रोटीन, ठीक है। चलो जी, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्या, ये पूछूंगी बाद में, इसको पे आ जाओ फटाफट से। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। देखो जी, बीच वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेके कार्बोहाइड्रेट से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा चला ग्लाइकोलिसिस, देख रहे हो बच्चा जी? कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है तब तक हम देखें, वीडियो देखेंगे अंजलि मैम की, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। फिर ये हुआ हमारा लिंक रिएक्शन, थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलो बच्चा, ये रही हमारी क्रेब्स साइकिल, राइट, यही था हमारा इसमें जो हमने पढ़ा। अब आ जाओ जी किसका, अब आती है कहानी हमारी फैट्स और उसकी, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे जो फैट्स और प्रोटीन है वो भी यूटिलाइज कर रहे हैं हम। तो फैट्स आप कैसे यूज कर रहे हो, फैट जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। उसके बाद ये जो है ना, ये भी हमारे एसिटिल कोएंजाइम बनाते हैं। बट इनका भी क्या है, स्टेप वाइज मल्टी स्टेप जो है रिएक्शंस यहाँ पे क्या है, स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। कि ये पहले डैप, याद है ये DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये डैप में, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर ये बहुत सारे स्टेप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर ये पायरुविक एसिड देन ये सेम साइकिल को ज्वाइन कर लेता है। बट प्रोटीन का केस अलग है, कि प्रोटीन में हमारे ना कोई भी मल्टीपल स्टेप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे फैट्स में क्या है, मल्टीपल स्टेप प्रेजेंट है, मल्टीपल स्टेप्स आर प्रेजेंट है। इन एरोस का मतलब यही होता है कि मल्टीपल स्टेप्स प्रेजेंट है। बट प्रोटीन्स के केसेस में हमारे अमाइनो एसिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड से। इसीलिए बहुत तेरे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि व्हाई प्रोटीन एंटर्स डायरेक्टली इनटू क्रेब्स साइकिल, क्योंकि
मैम जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं दे कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू पायरुविक एसिड, या फिर कह सकते हो दे डायरेक्टली फॉर्म पायरुविक एसिड, इसीलिए हमारे जो ये है हमारे प्रोटीन्स है वो जो है हमारे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कह सकते हो आप लिंक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितनों को ये पूरा स्लाइड एक बार में क्लियर हो गया? क्लियर है? मैम एक बार और दे दीजिए। कौन बोला ये एक बार और वाला भाई? बस मैम नेटवर्क इशू हो गया था मैम। बच्चे जी अपना मैम सही करवाओ भाई। अच्छे समझ में आ गया, और फैट्स का थोड़ा समझा दीजिए। चलो जी फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, हम ज्यादा बार नहीं करेंगे। देखो जी बस मैंने आपको इतना सा बात बताया कि आपने पूरे चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट वाला तो पढ़ लिया। क्या चीज कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी, हम उसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज करते हैं और उसको बहुत सारे स्टेप्स में कन्वर्ट करके लास्ट में ग्लाइकोलिसिस करके हमको पायरुविक एसिड मिल जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेप क्लियर है? फटाफट बोलो। यस मैम। पायरुविक ma'am. एसिड हमारा कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में इन द लिंक रिएक्शन। ये भी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एंड ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये एंटर करता है हमारा क्रेब्स साइकिल में, ये भी क्लियर है, ये आप पूरे चैप्टर में पढ़ के आए हो। क्योंकि बट हमारा जो फैट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज को हम यूटिलाइज करते हैं मोस्टली, तो उसी तरीके से फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं और उनको हम यूज करते हैं। ठीक है जी। शैली जी पानी थोड़ा सा दूर रखा हुआ है और मुझे मतलब बीच वीडियो में जाना इज नॉट ऑलवेज अलाउड अनटिल एंड अनलेस इट्स इमरजेंसी। ठीक है, चलो जी फिर क्या जाता है कि यहाँ से हम क्या, इसके भी क्या हो जाएगा, ये हमारा एंटर करता है किसमें, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। जरूरी नहीं है कि इसके ये स्टेप्स होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्लिसरॉल है, यहाँ ग्लूकोज है, इनके ये वाले स्टेप्स हमारे अलग है। ठीक है, जो ये स्टेप्स हैं ये अलग है, बट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ये हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंट्री मार जाता है। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हुई? बोलो जी यस और नो, ये क्लियर हो गया? फिर ये आगे हमारे जैसा पाथवे चल रहा था वैसा ही चल जाएगा। ठीक है, कि ये भी हमारा ढैप बना के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये सारी चीजें हमारी बन जाएंगी। प्रोटीन्स का केस अलग इसलिए था क्योंकि प्रोटीन में कोई भी मल्टीपल स्टेप प्रेजेंट नहीं थे, मल्टी स्टेप्स प्रेजेंट नहीं थे। हमारा अमाइनो एसिड सीधे ही कन्वर्ट हो जा रहा था पायरुविक एसिड में, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है डायरेक्टली एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस को बनाने की, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और उसके बाद हमारी जैसे साइकिल चलती है कि लिंक रिएक्शन, फिर एसिटिल कोइन, फिर ये क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस, तो वो हमारा ये भी करेगा। अब क्लियर हुआ जी? यस मैम क्लियर। बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाइए जी, ये मैंने आपके लिए बड़े प्यार से बनाई थी समरी पूरे चैप्टर की। बस 5 मिनट इस समरी को हम देंगे सो दैट आपको जितना भी चीजें जो है जो थोड़ी बहुत भी क्लियर नहीं थी वो आपकी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पे जो हम लोग कर रहे थे। पहले अगर चाहोगे तो रेस्पिरेशन वाले के करवा देंगे, अगर बट चाहते हो कि फोटोसिंथेसिस कराओ तो आई विल गो विद द फोटोसिंथेसिस एज यू विल से। चलो जी, क्या आ जाता है हमारा समरी में? आ जाओ व्हाइट कलर, येलो। क्या है बेटा कि हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया, लास्ट चैप्टर का पार्ट ले लेते हैं कि लीव्स जो है हमारी, ये रही, देखो कितना प्यारा डायग्राम बनाया है, थोड़ा गंदा है। ये हमारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स जो है सन हमारा, वो हमारी लीव्स को दे रहा है। ठीक है, ये रही डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, लैम्डा बना दिया। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है। यहाँ पे से ये हमारे जो लीव्स है कौन सी वाली वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं? विबग्योर। हे भगवान, रेडिएटिव। कौन सी नैनोमीटर वाली लाइट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नैनोमीटर, नैनोमीटर। 680। हाँ जी बच्चा, तुम ही बोल दिया करो पहले, ये लोग मुझे डरा देते हैं। 680 और दूसरा 700। हाँ जी, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लिया करो बच्चा जी। ठीक है, ये हमारी इन दोनों वाली जो लाइट्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और क्या करा, अपना इन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्लोरोफिल है, जो कि पिगमेंट हमारी यूटिलाइज होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा किस में प्रेजेंट होता है? लीफ में ही प्रेजेंट होता है, राइट? तो इसका मतलब है लीफ खुद के लिए तो खाना बना ही रहा है और बाकी सब में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वही खाना बना रहा है।
ठीक है, तो ये तो कहानी थी हमारी फोटोसिंथेसिस की। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये पौधा खाना बना रहा है वो किस लिए बना रहा है? क्योंकि उसको कराना है फूड का ऑक्सीडेशन। मतलब क्या? उसको चाहिए भाई एनर्जी। क्या चाहिए बेटा जी? उसे चाहिए एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है। ठीक है, उसे करनी होती है बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज। और फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ चुका है, हाँ जी बिल्कुल सही, एटीपी की फॉर्म में, कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, इनको हम अभी जस्ट पढ़ के आए हो, इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ फूड, और मोस्ट कॉमनली हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। फिर आ जाइए जी और आगे हमारी कहानी ये आती है कि जो ये है हमारा कहाँ होता है? सेल में होता है। फिर वही बच्चों वाली बात, इसीलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आगे जी देखो जी, सबसे पहला प्रोसेस क्या था? अभी जस्ट भी आप पढ़ के आए हो कि मोस्ट कॉमनली हमारा क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है जी, ये जो है हमारा ग्लूकोज यूनिवर्सल शुगर है, इसका क्या होगा? लाइसिस होता है। लाइसिस मतलब समझते हो ना? ब्रेक डाउन, तोड़ना। लड़के लोग तो बहुत सारे लोगों की हड्डियां वड्डियां तोड़ते रहते हैं, वही वाला तोड़ना जिसे कहते हैं। तो ये मल्टीपल स्टेप, जो ये एरो दिखता है ना आपको, इसका मतलब है मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेप से ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड निकालता है, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है बच्चे जी? 3 कार्बन कंपाउंड। हाँ जी, और ये हमारा 6 कार्बन। फिर हम लोग आगे कैसे बढ़े थे? गंदा कर दिया उसने। चलो, फिर हमारा आगे हुआ था कैसे कि ये जो हमारा ये बना था पायरुविक एसिड, ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में एंट्री मार सकता था। दोनों टाइप का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। हाँ जी, पढ़ा है हम लोगों ने। पहले एनारोबिक को देख लेते हैं, छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने क्या वर्ड यूज दिया था? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। क्या कहा था? फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर हमारा आ गया था कि फर्मेंटेशन भी हमारा 2 टाइप का था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर आ जाइए। अल्कोहल वाले में ये 30% से ज्यादा हो जाती है क्या जी? मैम, 13% से ज्यादा हो जाती है ये, जब तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। क्या बात। बिल्कुल सही जी। फिर आ गया था हमारा एरोबिक वाला कंडीशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चल रहा था कि पायरुविक एसिड बनने के बाद ये लिंक रिएक्शन को हो जा रहा था। लिंक रिएक्शन के बाद एसिटिल कोएंजाइम, जो लिंक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट था, वो क्रेब्स साइकिल में जा रहा था। और फिर जो उससे NADH और हमारे क्या FADH2 बने थे, वो हमारे किस में एंटर मारे थे बच्चा जी? वो हमारे गए थे ETS सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, यहां तक हो गया हमारा सब कुछ क्लियर। अब आ जाइए जी फिर से यहाँ पे। देखिए जी, एक पार्ट आप लोग याद रखना कि यहाँ से जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना ना, वहां पे कहीं पे भी हमारा क्या ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट था। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं बच्चा जी? पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, चलो जी, फिर आ जाता है हमारा, फिर हमने जो ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा, उसको भी हमने क्या किस हिसाब से पढ़ा ये? अच्छा ये बताओगे ये कौन सा वाला था? मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई थी, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड सिखाए थे डिफरेंसेस करके। क्या था? लिंक रिएक्शन और फर्मेंटेशन वाला बच्चा जी? मैं बताऊं? तुम लोग को तुरंत याद आ जाएगा, मुझे पता है मेरे बताते। यस मैम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और दूसरा? सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड शोएब जी, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जो नए स्टूडेंट्स मिले हैं वो भी बहुत सारे इंटेलिजेंट वाले भी हैं। फॉस्फोराइलेशन तो मुझे ज्यादा मिस नहीं करना पड़ता है अपने पुराने स्टूडेंट्स को। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हमारा ऊपर वाला चल रहा था, जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है, बिल्कुल सही बोले आप। और दूसरा हमारा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर के लिए। ये हमारा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चल रहा था। फिर हमने क्या सीखा था बच्चा जी? इसको भी एक बार एक्सप्लेन करना है क्या, या फिर ये समझ जाओगे? बोलो जी। मैम किसको? ये जो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कि हर एक से हमको कितना कितना क्या क्या मिल रहा है, नो मैम। ये याद है ना आप लोग को? चलो जी, फिर हम लोगों ने 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के भी पढ़े थे। हाँ जी बिल्कुल जी, शारू जी आपको तो वापस मिलके आई एम वेरी हैप्पी। ATP, NADPH, ठीक है, FADPH। सॉरी,
NADH, मैं देखो कल से सबको सिखा रही हूँ कि यहाँ पे NADPH नहीं होता, खुद आज गलत कर रही हो। NADPH2 और हमारा क्या FADH, FADH2, ठीक है, ये रहा। फिर हमने लास्ट वाला क्या, यही जो मैंने आपको अभी उस टाइम पे लिख दिया ना, वही चीज मैंने नीचे भी लिखी हुई है कि फॉस्फोराइलेशन क्या है, एनर्जी का फॉर्मेशन कह लो या ATP का फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है ये SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बच्चा जी? नहीं नहीं शैली जी, बिल्कुल भी नहीं, बस आपने अपनी DP चेंज कर ली है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई ETS सिस्टम नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और ETS सिस्टम भी है, और ये रहे हमारे इन सब के प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा हेल्प था आप लोग के लिए, ये कि जहां पे भी ना आपको कोई भी आप एंजाइम देखो और उसमें आपको लास्ट में काइनेज दिख जाए ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे कहीं ना कहीं ATP का यूटिलाइजेशन या फिर कह लो रिमूवल हो रहा होगा। और डिहाइड्रोजनेज वाला तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था कि जब भी हम लोग डिहाइड्रोजनेज करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा NAD जो है हमारा NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप पहले मुझे आप ही लोग बताइए कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं। इसके लिए मैं एक पोल रन कर मैम देती हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस। एक सेकंड बच्चा जी, एक सेकंड, वरना बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारी नहीं सुनते हो। बस 1 मिनट लगेगा मुझको पोल रन करने में, ठीक है। स्टार्ट पोल क्वेश्चन, ये रहा, ये है हमारा और रेस्पिरेशन। कुछ में आंसर देना सारे के सारे, ये पहला और ये है हमारा दूसरा, ठीक है। 1 सेकंड दो, फिर मैं आपको, देखो जी पोल आप लोग को दिख रहा है सबको। पहले 1 और 2 को मुझे फिल भी कर लेने दो। 1 है आपका फोटोसिंथेसिस और 2 है रेस्पिरेशन। क्लास की हमारी स्ट्रेंथ दे दूंगी। चलिए जी, फिर अभी तक लोग दिख रहा है दैट इज कि सब लोग चल रहे हैं फोटोसिंथेसिस को हम करवाए। फटाफट से लोग वोट करिए। सबके में आई गेस वो जो है आपको दिख रहा होगा, मोर देन 30 स्टूडेंट्स है हमारी क्लास की। नहीं आ रहा है बोल जी, तो आप ऐसे बता, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है वही ठीक है, फोटो। चलिए जी, फिर अब आपका क्या है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे क्या फोटोसिंथेसिस वाले पे आ जाते हैं, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, राइट। रेस्पिरेशन क्वेश्चन आ गया फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। चलो जी आ जाओ। और या अगर आप लोग ये भी चाहते हो ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक करवा दो फोटोसिंथेसिस का, तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर आपको वो टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। आइए जी फटाफट से रिवीजन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया था, यस मैम। सॉरी 10 तक। अब मैम आ जाइए 10 जी। तक। देखिए जी फटाफट से पहला क्वेश्चन 11 दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन पे विजिबल है सबकी? यस मैम। कौन बोला ये यस मैम इतनी तेज से? मैम मैं मैं सान्या। नहीं, मैं बताओ। सानिया, तो सानिया जी 11 का आंसर भी बताओ फटाफट। ओके मैम। मैम फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट। बोलो जी, 11th का आंसर इज स्टोमेटा मैम सी। ऑफ कैंसर। एग्री करते हो सारे सी से?
मैम आप मैम आप म्यूट म्यूट हो गई। एक्चुअली ये खांसी बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही थी ना मुझे, तो मुझे लगा कि पूरी वीडियो में बातें खे 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 करते आ रहा होगा, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था अपने आप को। चलिए जी, 12th क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। कोई नहीं अक्षय जी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, वैसे भी सिर्फ इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होने हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12, इन C3 प्लांट्स, फटाफट से किसने हाथ रेज किया? गौरी जी, बताइए जी गौरी जी आंसर। oxaloacetic acid. द फर्स्ट, गौरी तुमसे ये उम्मीद तो नहीं है मुझे। मैम ये तो है ना। Phosphoglyceric acid. मैम तो फोस्फोग्लिसरेटिक एसिड। थैंक यू शोएब जी। हाँ जी बिल्कुल जी, कर सकते हैं मेल शेयर। चलो जी गौरी जी, देखा आपने आंसर कहाँ पे आपने क्या गलती करी है? और शोएब जी, जो आपने आंसर दिया वो भी गलत है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था भाई, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहाँ बन रहा था? दोनों में अंतर है। मैम फोस्फोग्लिसरिक तो बोला है। अच्छा, मुझे डी सुनाई पड़ा एक्चुअली, सॉरी। चलो जी, मुझे लगता है यहाँ पे शैली और चारू जो है आपस में बतियाने आती हैं। तुम लोग के पास आपस में एक दूसरे के नंबर नहीं है क्या? चलो नंबर 13 क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। शैली जी बताइए जी नंबर 13 का आंसर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या जिसे हम पार कहते हैं, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। कौन सा है? ये है, अब आंसर देगी प्रीति आई गेस। कौन है? जस्ट एक सेकंड देखने दो बच्चा जी, ऐसे ही आंसर ना दे। प्रेरणा, प्रेरणा आप बताइए। मैम डी। और बिल्कुल सही आंसर है डी। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। एज कंपेयर टू C3 प्लांट, how many additional molecule of ATP are needed to for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plants? बताएं जी। ये आया थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन, बोले जी। क्वेश्चन सबको विजिबल है ना प्रॉपरली? यस मैम। बताएं फिर 14th वाले का। As compared to C3 plant, how many additional molecule of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plant? मैम सी। बिल्कुल सही है जी, 12। कोई और जो इनका एग्री डिसएग्री वगैरह कर रहा हो? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस, ठीक है, लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बिकॉज, बताइए जी। बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, माइट भी आपको कल एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। आपको पता चल गया ना सारे बच्चों को कि बच्चा जी आपका जो कल टेस्ट है वो तीनों सब्जेक्ट का है? यस मैम पता चल गया। ओके जी, और सिलेबस भी है, अगर होगा तो मैं आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है? मैम आ गया सिलेबस आ गया मैम। अच्छा, मैम व्हाट्सएप पे होंगे? मैम आज 9 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं बच्चा, अभी 15 मिनट है। देखो जी, देखो फटाफट से, कौन बताएगा इसका आंसर? शानू शहजाद जी। मरियम जी, आप मेरे ग्रुप में नहीं है, फिर आपको ये नई लिंक कहाँ से मिलता है? द फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस। क्या कह रहा है? मैम ए। प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का वो है, वो क्या होता है? कम होता है हमारा C3 की उससे बाय एटमॉस्फेरिक लेवल, बिकॉज जो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज योर डी। द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मेडिएटेड बाय PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस।
ठीक है, अब कैंसिल कैसे करना है, हमें कैंसिल कैसे करना सीखोगे कि रिबस्को इन C4 प्लांट हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2। क्या रिबस्को CO4 प्लांट्स में हमारा मिल रहा था? रिबस्को तो C4 में था ही नहीं, रिबस्को कहानी हमारी सिर्फ C3 तक लिमिटेड थी। इसी वजह से वहां पे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी जो का CO2 की एक्टिविटी थी वो भी हो रही थी और ऑक्सीजन की एक्टिविटी थी वो भी हो रही थी। इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल शीट सेल, ऐसा भी हमने कहीं पे भी कुछ प्रोसेस में पढ़ा नहीं था, तो इसलिए आप इसको श्योरिटी से नहीं कह सकते, बट कुछ कुछ बच्चे इसको एक इसमें ले सकते हैं। फिर कह रहा था कि 4 कार्बन एसिड्स आर द प्राइमरी इनिशियल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये तो बिल्कुल ही गलत बात कही है इन्होंने, कि हमारा जो प्राइमरी इनिशियल का फिक्सेशन कौन कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड में? PEP कर रहा था, राइट। चलो जी, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, लास्ट आ जाता है हमारा 16th क्वेश्चन। During photosynthesis, oxygen in glucose comes from ये क्वेश्चन both A and B. मैम डी बी सी NCl। मैम सी मैम बी। मैम B and C. नहीं बच्चा D जी, आंसर हो गया। नहीं बच्चा जी, मुझे भी पहले यही लगा था ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। बच्चा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो ग्लूकोज में आ रही है, मैंने आपसे उसका नहीं पूछा जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन जो हमारी रिलीज हो रही थी वो हमारी वाटर से आ रही थी बच्चा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है ना, CO2 प्लस वाटर वाला, जो हमारा ग्लूकोज बना रहा है प्लस ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। तो वाटर वाला जो था ना वो ऑक्सीजन हमको दे रहा था डायरेक्ट, बट ग्लूकोज में जो है ना उसको कौन दे रहा था? तो वो दे रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हम थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये बच्चों वाले लग रहे हैं। इन C4 प्लांट्स द C4 प्लांट डिफर फ्रॉम C3 प्लांट विथ रेफरेंस टू द। मैम ए मैम ए प्रेरणा जी बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ ले रही हो भाई। ए एंड बिल्कुल सही जवाब भी है आपका कि ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलरेशन। चलो जी, अब हम आते हैं थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चंस पे। अब आएगा मजा। अब देखो जी, बड़े बड़े क्वेश्चन जो तुम्हारे नीट के एग्जाम में आएंगे और तुमको तुम्हारी नैया जो है पार करेंगे। आ जाओ जी, दिख रहा है सबको ये? यस मैम होप सबकी स्क्रीन पे विजिबल है ना? हाँ जी। चलो जी, ये थोड़ा सा जूम आउट कर दो, मेरे हिसाब से तो मेरे फोन में तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैम ब्लर है। यार इतना भी ब्लर नहीं है, दिख रहा है। मैं रीड आउट कर देती हूँ, इतना तो है। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 है, ठीक है। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कि Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिस्टम 1 ओनली, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। आपको करेक्ट वाले बताने हैं। साइक्लिक फोटोरेस्पिरेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। बच्चा जी 2 करेक्ट है। और लास्ट वाला है स्ट्रोमा लैमेले लैक्स फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज NADIN। लास्ट वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बाकी 2 सारी चीजें ठीक है। मैम ए तुम्हारे पास इसके कोई ये जो है PDF पड़ी हुई है क्या? यस मैम ए है। नहीं, ठीक है, आंसर तो आपने सही बोला श्रीनिवास, बट सबसे पहला ये आंसर किसने दिया था? मैम पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। शैली थी या प्रेरणा थी? प्रेरणा थी। प्रेरणा तुम्हारे पास ये पढ़ा हुआ है क्या? बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चा जी आपने, कि इसका जो आंसर है सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 जो है हमारा इस फंक्शनल एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही हमने पढ़ा था। और इसमें कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही होगा क्या Z स्कीम में? तो नहीं भाई, सिस्टम 2 से तो हमारा स्टार्ट ही हुआ था Z स्कीम, राइट। फिर वो कहीं बीच में यहाँ जाके फोटो सिस्टम 1 आ रहा था, तो ये तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरा ये कह रहा है कि ओनली फोटो सिस्टम 1 इज फंक्शनल एंड साइक्लिक। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, बिल्कुल ही गलत।
फिर इन्होंने लास्ट पॉइंट कहा है कि स्ट्रोमा लैमेला जो है उसमें हमारा क्या फोटोसिस्टम 2 और एनएडीएच लैक करता, एब्सेंट होता है। तो हाँ जी बिल्कुल एब्सेंट होता है। अब आ जाइए जी एक और खतरनाक वाला क्वेश्चन, ये दिख रहा है आप लोग की स्क्रीन पे? अच्छा ये पढ़ा था, यस मैम। ब्लर हो रहा रुको है। जी मैं इसका थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ना, अब आई गेस क्लियर है थोड़ा सा। काम नहीं होगा ना ऐसे? चलो जी कोई बात नहीं। फिर हम लोग करते हैं कौन सा वाला, ये वाला तो तुम कह रहे हो ब्लर, ये तो दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। यस वैसे तुम लोग वो बड़े खतरनाक, तुमको ये वाला पॉइंट्स तो सारे दिख ही रहे होंगे। चलो जी कोई नहीं, इस थर्ड वाले का आंसर बताइए कि कौन सा इसमें से मिस मैच है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों वाला। मैम ऊपर वाले का आंसर ये है क्या? ऊपर वाले का आंसर मैंने एक्चुअली Ma'am, मैंने भी ये क्वेश्चन आज पहली बार ही देख रही हूँ बच्चा जी। इन्होंने पॉइंट किया है ए बी सी। ए है हमारा यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ क्या? नहीं फिक्सेशन हुआ। बी हमारा कहाँ है? बी रहा ये रहा। फिर इसको क्या कहेंगे हम? फिक्सेशन। यहाँ पे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन हुआ और फिर ये रीजनरेशन। नहीं इसका आंसर सी है बच्चा जी, मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। आवाज आवाज आ रही है सबको? यस यस मैम। ठीक है जी चलो जी आ जाओ जी। हाँ जी चलो जी नेक्स्ट आ जाओ जी इस पे, थर्ड वाले पे। समझ में आया आपको कैसे बच्चा? मैम देखो, सर का डी है। डी शोएब जी आपने जो आंसर बताया था ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब हम यूटिलाइज करते हैं तो उसको क्या करते हैं बच्चा? फिक्स करते हैं, उसको C4 का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? तो इसको हम कार्बोक्सिलेशन नहीं कह सकते ना आप इसे, ठीक है? एक बार को चलो ठीक है आप इसको कार्बोक्सिलेशन कह लो, चलो ठीक है हमने मान लिया कि इसको हमने कार्बोक्सिलेशन कह लिया। तो दूसरे पे ये कह रहा है कि ये डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, हाँ ठीक है ये भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। बट थर्ड पे आके गलत हो जा रहा है ना ये, कि ये यहाँ पे ये कह रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा था, रीजेनरेशन हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमारा क्या आता है? रीजेनरेशन। ठीक है जी चलो जी आगे बढ़ो जी, थर्ड वाले पे आ जाओ। डी क्या बताया था आपने थर्ड का डी आंसर? हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, फोटोसिस्टम 2 में, क्योंकि हमारा 680 नैनोमीटर होता है। करेक्ट है। ठीक है चलो जी अब है आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड inferred that ऑक्सीजन। हाँ जी बताएं जी, ये वाला क्वेश्चन आधा आधा आपको दिखेगा बट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात किसने कहा था कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रहा है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन क्या नाम है? वैन नील वैन नील। कोई भी ऐसा जो डिसएग्री कर रहा है इनकी बात से? वो अपना हाथ ऐसे करके उठा सकते हैं पेट से। बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने, वैन नील। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट ये, द बंडल शीट cells in Kranz anatomy found in C4 plants are characterized by, बताएं जी। बिल्कुल सही आंसर है, क्या बोलते हैं? शैली वैन नील। फिफ्थ का बताइए जी, फिफ्थ का। आपको पहले तो ये पता है ना कि C4 प्लांट्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे एरिया पे प्रेजेंट होते हैं? ये जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे रेगिस्तान वेगिस्तान वाला। मैंने आपको कुछ के एग्जांपल भी दिए थे कि कैक्टस वाला आप ले लो, तो जो कैक्टस को ही सब अगर हम आप एग्जांपल मान के चल रहे हो, या फिर आपके घर में मिलता होगा एलोवेरा, ठीक है? एलोवेरा को ही अगर आप एग्जांपल लेके चल रहे हो तो उसकी वॉल्स कैसे होती है बच्चा जी? थिक, और लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरोप्लास्ट भी उनमें प्रेजेंट हुआ है। हाँ जी श्रीनिवास जी, बी बिल्कुल सही आंसर। अब आ जाइए जी इस पे, डी। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया भाई, इतने थोड़े से क्वेश्चन देख के आप लोग की तो बैंड बज गई ऐसा लग रहा है मुझे। पहले वो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों बच्चों वाले, तो वो फटाफट आंसर दे रहे थे, क्वेश्चन पे ही पहुंचे। पढ़ो जी पढ़ो फटाफट, 6 और 7 दोनों एक बार में देखो, फटाफट आंसर दो धड़ल्ले से।
In C3 cycle for fixation of every CO2 molecule, the reduction and regeneration step requires. चलो जी ठीक है. And which of the following statement is true C. with regards to the light reaction? किसका सी है ये तो बता दो, 6 का या 7 इसका का? बिल्कुल सही. कौन बोले आंसर? श्रीनिवास जी. यस मैम. बहुत ही होशियार हो गए क्लास के. बिल्कुल सही आंसर दिया कि फोटो सिस्टम 1 and 2 आर इन्वॉल्व्ड इन Z स्कीम. बिल्कुल सही. यही लाइन उन्होंने देख ली, बाकी उनको कुछ देखने का, कुछ भी देखने का जरूरत ही नहीं है. ठीक है. नो इंटरनेट. मैंने भी बोला था। आपने भी बोला था, मैंने देखा नहीं गौरी जी. श्रीनिवास जी ने बड़े तेज से बोला. चलो जी फटाफट से इसको देख के बताओ फिर 7th का. ये भी हमने बहुत बार किया था. एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने में हमको क्या क्या लगता है? कौन क्या बोला? मैम सी. 2 ATP on 3 NADPH. कंफ्यूज तो नहीं हो रही कहीं? तुमको ऐसा नहीं लग रहा है उल्टा बोल रही हो या तुक्का मार रही हो? ए है इसका। बिल्कुल सही जी. श्रीनिवास जी आज तो आप पूरे सिक्सर पे सिक्सर मार रहे हो. मुझे लगता है कल के टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर आप ही के आने वाले हैं. थैंक यू बिल्कुल सही मैम. जी. फर्स्ट वाला आर्ट है. चलिए जी आ जाइए जी. ये वाला डायग्राम आपको फिर से शायद नहीं दिख रहा होगा, राइट? तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके. ये रहा आएगा एक और मजेदार क्वेश्चन जो मुझे करवाना था. उसके बाद भले ही हम अभी तो कुछ ही दिखा है मुझे मेरे लैपटॉप में. चलो फटाफट देखो 9th वाला क्वेश्चन. थोड़ा सा और हम कर दें मैम एक बार 8 वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। बच्चा जी. अभी आपको ना गौरी जिसने भी ये मार्क बोला है, अभी आपको ये पूरी PDF दे दूंगी मैं. डोंट वरी. जैसी क्लास एंड 2 मिनट का टाइम लग गया. मेरी 9:30 से दूसरी क्लास दी. बोलो जी. बहुत ही मजेदार वाला, क्योंकि मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए थे. अच्छा बट आप लोग सारे नहीं. चारू जी तुमसे आंसर चाहिए मुझे इस वाले का. सबसे पहले तुम और शैली बोलोगी इसका आंसर. श्रीनिवास जी आप भी बोल सकते हैं, ये आपको मैंने ही कराया था. गौरी 2 मिनट वेट करो बस, इनको एक बार बोलने दो, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने आपको करवाया नहीं था. इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि जो ये वाले हैं देखते हैं सो रहे हैं क्लास में या हैं ये लोग. मैम ये ग्रुप डिवाइड होने से पहले कराया था ना आपने? हाँ जी ग्रुप डिवाइड होने से पहले. हम थे थोड़ी नहीं देर- मैम उसमें. हाँ जी कोई बात नहीं जी. मैम बी. मैम कौन डी। बोला ये? अह, क्या हुआ चारू जी? सब ठीक ठाक? मैम बी. बिल्कुल सही जी. आपने को ने देखा था कि जोसेफ प्रिस्ले ने बताया था कि ये जो है हमारा. अच्छा गौरी आप भी एग्री करते हो या आप डिसएग्री कर रहे हो इनकी बात से? गौरी जी चली गई है गुस्सा होके? नो मैम. ओके जी. तो ये बात हमारी बिल्कुल सही थी कि उन्होंने ऑक्सीजन वाला वो बताया था, प्लांट और ट्री प्लस माउस रख के. फिर था हमारा जैन इंगलहाउस. इन्होंने क्या था? शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या ऐसा कुछ था? जैन इंगलहाउस ने कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट किया था? ऑक्सीजन के बबल वाला बताया था कुछ. नहीं बच्चा, वैलिडेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने. मैम उन्होंने शायद प्लांट माउस और कैंडे वाला किया था. नहीं नहीं वो तो नहीं बच्चा. जोसेफ- प्लांट No, no. माउस इन्होंने ही जैन इंगलहाउस जिनको हम फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इन्होंने तो यही किया था भाई. खामों का कंफ्यूज कर दिया. जो इन्होंने क्या बोलते हैं वो एक्वेटिक प्लांट लिया था, सबमर्ज प्लांट वाला. तो उन्होंने तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, या फिर आप ये कह लो कि ये सनलाइट तो वही एक्सपेरिमेंट है ना, चूहे ऑक्सीजन वाला और कैंडल वाला. ये ठीक था. फिर मैम डी इज द आंसर. जूलियस मैम वॉन साइंटिस्ट की वजह से confusion इन्होंने है कि बताया था कि क्यों ना? प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज. हाँ जी बिल्कुल सही था. टीवी एंगलमैन शोड दैट ग्रीन सब्सटेंस इज लोकेटेड. नहीं जी, बस ये टीवी एंगलमैन की जो कहानी है ये गलत है, क्योंकि टीवी एंगलमैन ने कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रम वाली कहानी बताई थी हमें, राइट? अभी थोड़ी देर मैम मेरी वॉइस 9:30 हो रहा है. अच्छा जी एक सेकेंड. जैसे ही 9:30 से 10 बजे वाली मेरी बैच ओवर होगा, मैं आपको क्या है इसका नोट जो ये है क्वेश्चन आंसर सारे के सारे भेज दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. जितने भी हैं लगभग 70 के लगभग क्वेश्चन है. एक बार देख लेना और उसके बाद प्लीज अच्छे से सारा का सारा टेस्ट देना और मुझे मैसेज जरूर करेंगे आप. और किसी को भी लिंक विंक में कोई प्रॉब्लम है
तो कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा, सीधे कॉल करेगा, ठीक है। चलो ओके जी मैम। फटाफट से जाइए जी, क्योंकि 9:30 से मेरी दूसरी क्लास भी है। शुभ रात्रि मैम, टेक केयर, दवाई ले लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल श्रीनिवास जी, बिल्कुल ले लेंगे। क्या जी मरियम जी बताइए, क्या पता होना चाहिए मुझे। यू वेलकम जी, यू वेलकम चारू, बाय जी, गुड नाइट प्रेरणा। गुड नाइट शैली, बाय जी, बाय बाय चारू। मरियम कहाँ गई आप, लीव कर गई क्या ये? केमिस्ट्री में चैप्टर कौन सा है? केमिस्ट्री में, एक सेकेंड। हाँ जी शैली जी बिल्कुल, मैं मेडिसिन ले लूंगी। जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। Thermodynamics. हाँ थैंक यू। थर्मोडायनेमिक्स। चलो जी। मरियम जी मैं तो G14, G19, G20, G16 इन सब में हूँ। हाँ जी, और हम टर्म का टेस्ट हर बार बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी करिए जी, बिल्कुल बताती हैं आप, मुझे पता है शैली जी। आप कौन से ग्रुप में हो मरियम फिर? बाय बाय शैली, बाय बाय। कैंडी फ्लॉस जी आप भी जाइए, रेस्ट करिए भाई, पढ़िए जाके। G60, ओके जी, मैं G60 में देखती हूँ कौन है, मैं ऐड वैड हो जाऊंगी, देखते हैं। ये ओपन बैच वाला आता है ना, इसलिए। लो जी बच्चा जी, हमने लिख लिया G60 का। चलो जी फटाफट से आप लोग भी जाओ, हमारी नेक्स्ट क्लास। वन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। हाँ जी बिल्कुल जी, वीडियो भेज देंगे। मरियम आपके पास मेरा नंबर है क्या? वरना आप मेरा नंबर अभी नोट कर लो, बिकॉज मैं ना जो ग्रुप वाला काम कर पाऊंगी वो मैं कल ही कर पाऊंगी, क्योंकि अभी ना इस टाइम पे रात में कोई भी टेक्निकल टीम वाला जग नहीं रहा होता है। ये हम सिर्फ टीचर्स वाला ही काम होता है जो जग रहे होते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लो, मैं आपको नंबर बताती हूँ, मेरे को खुद को नहीं याद है अभी। आपने पहले बोला था तो ना, बहुत सारे बच्चे हैं उनको जिनको याद है। 774, फटाफट से लिखना बच्चा। 774-300-1346, जल्दी से लिखो। 774-300-1346। हो गया जी? चलिए जी, बाय बाय जी, गुड नाइट जी, टेक केयर जी। मैं सेशन एंड कर रही हूँ अब, ठीक है। यू वेलकम, यू वेलकम।